Hello everyone. Uh, this is an old book. क्लास 11th की बुक है, मेरे पास पुरानी पड़ी है. एक्चुअली मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप वीडियो बनाने के बाद एक वीडियो बुक के ऊपर बना दीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम में कुछ बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं है. तो जब सारा चैप्टर का टॉपिक ख़त्म हो जाए तो एक बार बुक को मैं आपको हर एक पन्ना, हर एक पेज बुक से रिवाइज़ करवा दूँगी. तो आपके पास बुक का मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा और नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा, और आपको कोई दिक्कत और समझ नहीं आएगी कुछ चीज़ तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके. तो इसीलिए आज चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी मैं बुक से उस चैप्टर को एक बार वापस से लाइटली इन ब्रीफ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके. और इसके बाद भी कोई आपको दिक्कत आती है देन कंसल्ट टू मी. ओके. चैप्टर 1 द तो आवर फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. इसमें ये इंट्रोडक्शन जो हमने कर लिया है कि इस पूरी वर्ल्ड में हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, चाहे वो कोल्ड क्लाइमेट हो, डेसिडियस फॉरेस्ट हो, ओशिनो फ्रेश वाटर लेक हो, डेजर्ट हो, हॉट स्प्रिंग हो, हर जगह. तो हर एक जगह लिविंग थिंग मौजूद है. तो व्हाट इज लिविंग? देन क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज लिविंग? लिविंग थिंग है क्या? तो इसमें बुक के अंदर भी यही है कि दो क्वेश्चन इसमें बनता है. अगर लिविंग थिंग हर जगह मिलते हैं तो लिविंग है क्या? द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सिक आंसर to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and sick answer to what the purpose of life is. तो what is living now we are going to discuss. हालांकि ये डिस्कशन कर चुके हैं इसलिए मैं लंबा चौड़ा नहीं लूँगी, हल्का सा एक्सप्लेन करके आगे हम बढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं. ग्रोथ होता है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी होती है एनवायरनमेंट के प्रति सेंस देने का, एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएट एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग. इसके अलावा लिविंग थिंग उनको भी कह सकते हैं जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंसी टू दिस लिस्ट. इन लिस्टों में ये भी हम शामिल कर सकते हैं अपने आप को. अगर एक सेल डाई हो जाती है तो सेल्फ रिप्लिकेट कर लेता है, दूसरा सेल बना लेता है. ओके. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, हाँ ग्रो होते हैं, मास में भी इंक्रीज होते हैं, नंबर्स में भी इंक्रीज होते हैं. ये कैरेक्टर है, अगर संख्या बढ़ेगी सेल्स की तो ऑब्वियसली उनका मास बढ़ेगा. तो ये यूनिसेलुलर ये ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है. ओके. नेक्स्ट पेज लेते हैं. फिर मैंने आपको बताया था ग्रो तो माउंटेन भी होते हैं. नॉन लिविंग थिंग में माउंटेन भी ग्रो होते हैं, बिल्ड होते हैं. सैंड मड ग्रो. कैसे? इनके ऊपर, उनके सरफेस पे मटेरियल के एक्युमुलेशन से, बढ़ने से वो ग्रो होते हैं. तो इसका मतलब है ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. ये भी बता दिया था. रिप्रोडक्शन में आपको पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल हो, मल्टी सेल्यूलर हो, दे कैन रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस. ओके. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है. तो एक बात बताइए, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लाइक माउल, स्टेरलाइज वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल में भी ऐसे होते हैं भाई, कुछ फीमेल जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती. तो क्या वो लिविंग नहीं है? यस, दे आर लिविंग. तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एक्टिविटी. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए सेल हर एक एक्टिविटी करती है, कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक. कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों एक्टिविटी को मिला के एक साथ कहते हैं मेटाबॉलिक. ओके. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ
उनके सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। तो दीज केमिकल रिएक्शन स्मॉल भी होती हैं, बिग भी होती हैं, बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लास, साइज, फंक्शन, चाहे कैसी भी ऑर्गेनिज्म हो, सब में होती है बायोमॉलिक्यूल चेंजेस। ओके, तो ये चेंजेस क्या नॉन लिविंग में है? नहीं, ये चेंजेस नॉन लिविंग में नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। ओके, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। देन देयरफॉर, hence while metabolic is a defining feature of all living organism without exceptions. नेक्स्ट है आपके पास सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एबिलिटी है कि वो अपने आसपास के एनवायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स देती है, स्टिमुलस के प्रति, एनवायरमेंट में जो भी बदलाव होते हैं उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया देती है। ओके, तो जैसे कि प्लांट है, सूरजमुखी ले लीजिए, वो हमेशा लाइट की तरफ ग्रो होगी, फोटोट्रॉपिज्म। हर एक पौधे का जड़ ग्रेविटी की तरफ जाएगा, जियोट्रॉपिज्म। और तना, सूट, ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द सनलाइट। तना कभी भी नीचे तो नहीं जाएगा। हाँ, कुछ स्टॉलेंस रिप्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे उनको छोड़ के, तो वो उनका एक कैरेक्टर होता है, वो केमिकल इफेक्ट होता है ना। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म handle chemical entering their bodies, and all organism therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself. ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो अपने आप से क्या है? अवेयर है। ओके, तो कॉन्शियसनेस, तो इसका मतलब लास्ट में यही है कि हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर या लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, evaluating and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. ये सब चीज़ें वो करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर होगा तो। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियसली पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये भी आप जानते हैं, विच इज़ इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। खूब सारे रेंज मिलते हैं, वैरायटी मिलती है ऑर्गेनिज्म की, और इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है तो नाम पहचानना तो दिक्कत होगा। तो एक ही कंट्री के अंदर दूसरी दूसरी जगह पे लोकल नाम से इनको पुकारा जाता है, और लोकल नाम से बुलाने की वजह से इनमें कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो सकता है। तो टू रिमूव दिस कन्फ्यूज़न, साइंटिस्ट पुट देयर स्टैंडर्डाइज्ड नेम, एंड दैट इज़ नॉन एज नॉमिनोकल्चर, कि एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से ना बोल करके एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम से बोला जाए। ओके, तो nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, and this is identification. इसी को कहा गया है आइडेंटिफिकेशन। किसी भी जानवरों का अगर सही से, जानवर हो या प्लांट हो, जीव ऑर्गेनिज्म का अगर सही से आइडेंटिफिकेशन है तो उसका नाम सही लिखा जा सकता है, और वो जो नाम लिखा जाएगा वो साइंटिफिक नेम होगा। और साइंटिफिक नेम के लिए बॉटनी में प्लांट के लिए जो साइंटिफिक नेम दिया गया, उसके प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया दिए गए, वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमिनोकल्चर ने दिया, एंड जूलॉजी के लिए जो दिया ICZN ने दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल nomenclature. इट हाइड, देन मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। ओके, नाउ इट विल विजिबल। तो ICN ने प्रिंसिपल और क्राइटेरिया फिक्स किए, B फॉर बॉटनी प्लांट्स के लिए, Z फॉर जूलॉजी एनिमल के लिए। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा पूछी जाती है, इन वेरी इंपॉर्टेंट, बायोनॉमिनोकल्चर विच इज़ गिवन बाय कैरोलस लिनियस। इन्होंने ये कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म के नाम में दो कंपोनेंट है, एक जीनस और दूसरा स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ।
मैंने मेंजिफेरा इंडिका का एग्जाम्पल लेके आपको पहले समझा रखा है, फिर भी बता देती हूँ। बायोलॉजिकल नेम लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ है और इटालियन वर्ड में लिखा होता है इस तरीके से, देखिए थोड़ा सा तिरछा, है ना। दूसरा वर्ड, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकेंड नेम रिप्रेजेंट स्पीसीज। ओके। थर्ड, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम अगर हाथ से लिखे जाएंगे तो मैंने अंडरलाइन किया था, आपको याद हो तो वीडियो में, अंडरलाइन होंगे। और प्रिंट होता है तो ये हल्का सा टेढ़ा होता है। लैटिन अंडरलाइन जो होता है वो ये इंडिकेट करता है कि ये लैटिन वर्ड में है, लैटिन का ओराइजन है इनका, लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, ओरिजिन किससे हैं? लैटिन वर्ड से। फोर्थ है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर, ये भी मैंने बताया था, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और सेकेंड जो स्पीसीज को करता है स्पेसिफिक, उसको स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, इंडिका, देखिए स्मॉल और ये कैपिटल, और ये हाथ से लिखा होता तो ये अंडरलाइन होते हैं। ओके। उसके अलावा यहाँ एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है। और एक और चीज़, अगर साइंटिस्ट का नाम जोड़ना हो जिसने उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया है, जैसे आम को डिस्क्राइब किया लिन ने, तो मेंजिफेरा इंडिका लिन। ओके। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या करता है? स्टडी को, ऑर्गेनिज्म की स्टडी को इजी कर देता है, इम्पॉसिबल जो स्टडी है उसको भी इजी कर देता है। तो इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीनिंग। Since it is nearly impossible to study all living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible, and this possibility is due to the classification. तो classification क्या है? A process by which anything is grouped on the basis of similarity and dissimilarity into convenient category based on some easy observation character. Similarity and similarity और dissimilarity characters को देख के हम उनको grouping करते हैं। ओके। देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट है, राइस है, मैमल है, कैट है, ये सब टेक्सा कहलाते हैं। साइंटिफिक टर्म में ये सारी चीज़ को, इन सब कैटेगरीज को टेक्सा कहा जाता है। ओके। जैसे आप कह देंगे डॉग इज़ अ मैमल, डॉग भी टेक्सा है एंड मैमल भी टेक्सा है। ओके। और इस प्रोसेस के, इस क्लासिफिकेशन की इस प्रोसेस को कहा जाता है टेक्सोनॉमी। तो hence based on characteristic all living organism can be classified into different taxa, अलग अलग टेक्सा में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है टेक्सोनॉमी। ओके। नाउ नेक्स्ट पेज, उससे पहले एक टॉपिक बच गया, वो कर लेते हैं, एक लाइन, सॉरी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy study. Hence, characterization, identification, classification, nomenclature are the processes that are based on taxonomy. ये taxonomy के based हैं। Okay? देखिए इंसान की हमेशा अभिलाषा बढ़ी रहती है। इंसान हर चीज़ के बारे में ज़्यादा और डीप और डाइवर्सिटी के बारे में जानना चाहता है ना। तो उस ब्रांच को कहते हैं सिस्टमेटिक। तो ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डेरिवेटिव्स बट ऑल्सो द रिलेशनशिप एमंग दैम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर टू द सिस्टमेटिक। ओके। सिस्टमेटिक वर्ड, ये भी लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड से डराइव किया गया है। एक और जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लेनिन के बारे में, लीनियस ने एक शब्द यूज़ किया, सिस्टेमा नेचुरा, अपनी पब्लिकेशंस के टाइटल के लिए। तो लीनियस यूज सिस्टेमा नेचर एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ओके। नाउ कुछ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं टेक्सा, जिसे दिया गया है। ओके। तो ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो हैं इसकी डेफिनेशंस हैं, जो आप कर लें तो ठीक है, और नहीं अगर पूरी तरह से कर पाए तो आगे एक 2 चैप्टर ऐसे आएंगे जिसमें आपका ये बेस एकदम ही क्लियर हो जाएगा। कि हाँ स्पीसीज, जीनस, फैमिली,
ये सब क्या है, ऑर्डर, क्लास, ये सब, फाइलम एंड किंगडम, ये सब बहुत अच्छे से डिफ्रेंसिएशन हो जाए. सो डोंट बॉदर अबाउट इट. बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका तब. नाउ taxonomic category classification is not single step process but involve hierarchy of steps. step wise में इसको डिफरेंशिएट क्लासिफिकेशन किया जाता है किसी भी चीज़ का, और इसे कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. सारे कैटेगरी को एक साथ कहा जाता है टैक्सोनॉमी हेरेचरी. तो टैक्सोनॉमिकल हेरेचरी एंड ईच category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon और taxa. तो टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टरी और हेरेचरी को हम एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं. जैसे मान लीजिए इंसेक्ट कि क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंट अपेंडिसेस. जैसे कि कॉकरोच है, चींटियाँ हैं, दे हैव जॉइंट मॉस्किटोज हैं, बटरफ्लाई है, दे हैव जॉइंट अपेंडिसेस. 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, इनको इंसेक्ट में रख दिया. ओके, तो इट मीन इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंसंट्रेट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाई एंड दस वी गिव अ रैंक टू और कैटेगरी. तो इनको एक रैंक या कैटेगरी से हम डिफाइन कर देंगे कि भाई ये इसमें आएंगे. ओके, जॉइंट अपेंडिसेस वाले हैं जो ऑर्थोपोडा में आएंगे, ऑर्थोपोडा उनके फाइलम हो जाएगा, आगे जाके वो इंसेक्टा में आ जाएंगे, उनका किंगडम एनिमेला हो जाएगा. तो टैक्सोनॉमिकल स्टडी जो है, ऑल नो organism have lead to the development of common categories such as kingdom, phylum, phylum animal में and division plant में. ये मैं बता चुकी हूँ. ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो ये आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे. सो डोंट वरी, ये इतना हार्ड नहीं आएगा. जब एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो और इजीली आपको याद हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट पेज चलते हैं. तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में पहला है स्पीसीज. स्पीसीज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, जैसे जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हो उसको कहेंगे हम स्पीसीज. स्पीसीज का ग्रुप कहलाएगा जीनस. तो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, इसमें और ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन होंगे. फैमिली जीनस का ग्रुप, तो फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस. इसमें और जीनस और स्पीसीज़ की तुलना में और ज़्यादा, इस फैमिली के अंदर और ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं. और इनके प्लांट फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के आधार पे प्लांट स्पीसीज में. ओके, नाउ ऑर्डर ग्रुप ऑफ फैमिली, जिसमें और ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे. ग्रुप होगा तो और ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर और मिलते जाए, सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं. क्लास ग्रुप ऑफ ऑर्डर, क्लास क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर. फाइलम ग्रुप ऑफ क्लास एंड किंगडम ग्रुप ऑफ फाइलम. ओके, बेसिकली किंगडम के बारे में कहा जाए तो आर.एच. वेटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के किंगडम को 5 कैटेगरी में बांटा. 5 किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेला. ओके, ये 5 किंगडम के अंदर ही रखा जाता है. तो किंगडम देखिए, एक 5 का डिवीज़न, 5 में से एक बताना है. फाइलम आगे जा कर के और बढ़ जाएगा. क्लास उससे ज़्यादा बड़ा डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, ऑर्डर उससे और ज़्यादा, फैमिली और ज़्यादा. तो इस तरीके से जो डिफ्रेंसिएशन है वो बढ़ जाता है. ओके, ये कुछ टेबल्स दे रखी है. बायोलॉजिकल नेम, कॉमन नेम, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगोन, वीट का, उनकी जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीज़न. इससे क्वेश्चन बनते हैं. ओके, पिछली वीडियो में हमने बात की थी टैक्सोनॉमिकल एड की. तो टैक्सोनॉमिकल एड हमारी स्टडी को कन्वीनियंट बनाते हैं. टैक्सोनॉमिक study of various species of plant and animal and other organism are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and other diversity. ये स्टडी करना ज़रूरी होता है. इससे हम प्लांट के बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल से जान सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी. या तो आप लेबोरेटरी में उनकी स्टडी कीजिए या बाहर फील्ड के अंदर जाके बहुत अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करके आप स्टडी कर सकते हैं.
तो लेबोरेटरी के अंदर भी स्टडी हो सकती है और फील्ड में भी, लेकिन उसके लिए क्या साधन है, वो कौन कौन से एड हैं, यही हम पढ़ेंगे। ओके, एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी। तो द कलेक्शन ऑफ एक्यूट स्पेसिमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल। तो थोड़ा बहुत उन प्लांट की जिस जगह पे हम पहुंच ना पाएँ, उन जगहों का थोड़ा सा सैंपल होना ज़रूरी है, उन प्लांट का थोड़ा सा सैंपल होना ज़रूरी है। अगर होगा तो हमें पढ़ने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो टीचिंग एड में पहला है हार्बेरियम। ये प्लांट के लिए किया जाता है, प्लांट का कलेक्शन होता है। हार्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज। इसमें पत्तों को प्रेस करके, दबा करके ड्राई कर दिया जाता है और इसको एक शीट के ऊपर अरेंज कर दिया जाता है। बट कलेक्शन के बाद शीट के ऊपर उस प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। डेट, कब कलेक्ट किया, कौन सी जगह से किया, उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर का नाम, ये सब उस शीट पे लिखा होगा। ये देखिए, एक हार्बेरियम शीट को कलेक्ट करने का एक फॉर्मल डायग्राम से शो किया गया है, एक स्टोर। ओके, नाउ है बोटेनिकल गार्डन। अच्छा, एनिमल की स्पीसीज़ को, प्लांट की स्पीसीज़ को तो हार्बेरियम शीट में, एनिमल की स्पीसीज़ को, छोटे स्पीसीज़ को तो प्रिजर्व कर सकते हैं हम इसी तरीके से, लेकिन बड़े स्पीसीज़ को क्या किया जाता है, फॉर्मेलिन के अंदर कांच के बॉटल में डाल के प्रिजर्व किया जाता है। बोटेनिकल गार्डन, तो ये भी स्पेशल तरीके के गार्डन होते हैं जो कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन होता है इसमें लिविंग प्लांट्स का। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसमें भी लेबल किया जाता है, बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिकल नेम, उनकी फैमिली, ये सब चीज़ें लेबल करके प्लांट के बारे में बताया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फेमस बोटेनिकल गार्डन कौन कौन से हैं। फेमस बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, इंडिया में है, और इंडिया के अंदर 2 जगह पे, हावड़ा और लखनऊ। ओके, तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, और इंग्लैंड में है बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू। म्यूज़ियम, नेक्स्ट है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम आप सभी गए हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, स्कूल कॉलेज जाती हैं म्यूज़ियम। म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट। देखिए, कुछ म्यूज़ियम हिस्टोरिकल चीज़ों से रिलेटेड होती है, हिस्ट्री की चीज़ों से। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के म्यूज़ियम बना सकते हैं। जैसे यहाँ म्यूज़ियम होता है कलेक्टेड प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ का, ताकि आसानी से उसमें पढ़ा जा सके। प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है, स्पेसिमेंट को ड्राई करके। इंसेक्ट को एक बॉक्स में पिनअप करके कलेक्ट किया जाता है, उनको मार के और पिन कर दिया जाता है। जबकि लार्ज एनिमल्स को और बर्ड्स को, बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। फॉर्मेलिन मैंने बताया अभी, एक केमिकल, उससे। ओके, एनिमल के स्केलेटन को भी साफ करके रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है पढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट टीचिंग एड है जूलॉजिकल पार्क। पार्क में नेचुरल हैबिटेट के अंदर, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल्स को रखा जाता है और उनकी हैबिचुअल एक्शन का स्टडी किया जाता है। उनके एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, ये सब चीज़ें स्टडी की जाती है। ओके, तो दीज आर द प्लेस वेयर एनिमल आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। इंसान के केयर, और उनकी फूड हैबिट, आगे बिहेवियर वगैरह को हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, ये कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, पिक्चर्स, अलग अलग जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया के। की क्या होते हैं, की इज़ अनदर, इसमें एक कपलेट रखा जाता है। ओके, पेयर, मेल एंड फीमेल, द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर। और फिर उनके हैबिट को हम स्टडी करते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस एंड मेड बिटवीन 2 अपोजिट ऑप्शन एंड दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेशंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर एंड ईच स्टेटमेंट इज की इज कॉल्ड लीड। हर स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, दोनों को रखा जाता है एक्सेप्शन पे। तो ये आपके कुछ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी थे कि एनालिटिक होती है नेचर में। तो बुक भी अब आपको मिल गया है, बुक का मटेरियल भी मिल गया है, और मैंने पहले जो स्टडी करवाया है, जो इसके मेन पॉइंट, वो भी मिल गए हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर के क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम में स्कोर करता है। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि आप आसानी से ये समझ सकें और डेफिनेशन लिख सकें एनिमल की, जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में जान सकें, और आगे जब हम क्लासिफिकेशन करें तो उन ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से आप क्लासीफाई कर सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ हम अपने अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।